जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल वृक्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। ये मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्री मेंस सब सिलेबस में छत्तीसगढ़ के जो सीजीपीएससी होता है, मेंस होता है, प्री होता है, उसमें आपको पढ़ना होता है। और विविध प्रकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सब में आपको दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। इस पर हम लोग जो अध्ययन करेंगे बहुत ही विवरणात्मक तरीके से करेंगे और सभी शासकों को समझेंगे। कई बार क्या होता है, रटने में लोगों को दिक्कत होता है और समझने में भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि नाम जो होता है कुछ लंबे लंबे नाम होते हैं इसमें। तो आइए हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसको देखा जाए दिल्ली सल्तनत में तो करीब करीब 5 राजवंशों का शासन। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों का शासन? 5 राजवंशों का शासन। आप सभी सुने होंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का जो एक्चुअली में देखा जाए पीरियड कब से कब तक का है, तो आप पाएंगे 1206 से 1526। 1206 से 1526 ईस्वी तक का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत कहलाएगा। ठीक है, 1206 से लेकर कितना 1526 तक का काल। तो इसमें कुछ प्रमुख राजवंश हुए हैं, उसको समझते हैं। आपको बोलना है गुल खिले तो सांस लो। गुल खिले तो क्या लेना है आपको? सांस लेना है। गुल खिले तो सांस लो, या और भी बहुत सारे इसके ट्रिक होते हैं। गुल खिला तू सालू, ऐसा भी ट्रिक होता है जो आपको याद रखना है। गुल से क्या होता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश बहुत ही आराम से और धीरे धीरे पढ़ना इसको। खिले से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम, ये जो 5 राजवंश हुए इसमें सबसे कम समय तक के लिए खिलजी वंश का शासन चला है। तो यानी तुगलक। तुगलक का जो कार्यकाल है या वंश है शासन का, वो सबसे ज्यादा समय तक का है। सास यानी सैयद। सास यानी सैयद वंश, ये तुगलक वंश। और लो यानी कौन सा वंश? लोदी वंश। लोदी वंश। तो ये हमारे 5 राजवंश जो दिल्ली सल्तनत में हमको पढ़ना है। 5 वंशों ने शासन किया। बात करते हैं सन को लेकर कि सन भी क्या है? 1206 से 1526 तक जाना है। तो गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, सब ईस्वी है। लोदी वंश 1451 से 1526। और 26 में ही आप देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 21 अप्रैल सन 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और फरगना का एक शासक रहता है जो मध्य एशिया से आया रहता है, काबुल क्षेत्र से होते हुए। उसका नाम है बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी एक युद्ध लड़ेंगे और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत जो है खत्म हो जाएगी। तो अभी तो हम चालू कर रहे हैं, खत्म होने की बात बाद में देखेंगे, पहले तो चालू हो जाए भाई। तो गुल खिले तो सांस लो, क्या याद रखना है आपको? गुल खिले तो क्या लो? सांस लो। या गुल खिलातू सालू। गुल से गुलाम, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद,
लो से लोदी वंश। 1206 से लगाकर 1526 ये जो शासन काल है ये दिल्ली सल्तनत कहलाया। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत क्यों कहलाया। तो देखना दोस्तों, आप दिल्ली सल्तनत आपको गौरी को समझना पड़ेगा, मोहम्मद गौरी को, या गौरी बोल सकते हो। जब दिल्ली में या भारत में चौहान वंश का शासन चल रहा था, वो प्राचीन भारत में हम देखेंगे उसको, जब चौहान वंश का शासन चल रहा था तो मोहम्मद गौरी ने 2 बार तराइन का युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान से, राय पिथौरा के नाम से जो जाने जाते हैं। पहले वाला जो युद्ध है हम प्राचीन भारत में उसको देखेंगे। पहले वाला जो युद्ध है उसको पृथ्वीराज चौहान जीतता है, ठीक है। जो पहला वाला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। इसमें एक है तो पहला है, 2 है तो दूसरा। ये लड़े थे गौरी या गौरी बोल दो, मोहम्मद गौरी वर्सेस चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान। वहाँ दिख नहीं रहा होगा, लोगो आ रहा होगा, लेकिन आप सुन लो, गौरी और चौहान। तो चौहान जीता है। कौन जीता है? चौहान। और इसमें गौरी लड़ा था, मोहम्मद गौरी, और चौहान हारा, पृथ्वीराज चौहान। चूँकि इस टॉपिक में हमको इसको नहीं पढ़ना है, प्राचीन में हम कवर भी किए हैं क्लास में, तो उसमें आप देखिएगा, लेकिन जान लो। तो ये दूसरा तराइन का युद्ध हुआ है ना, इसी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। अब मध्यकालीन भारत में देखते हैं तो मुसलमानों का या फिर विदेशी आक्रमण जो हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो जब तुर्कों का आक्रमण हुआ भारत में, तो तुर्क में सबसे पहले गजनवी, फिर गौरी जब आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान से पहले हारा, दूसरे में जीता। जब दूसरे में जीता तो पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद वो यहाँ पे रुक कर शासन करना चाहा, लेकिन शासन नहीं करता है और अपने एक गुलाम को, दास को और दामाद को दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाकर चल देता है, और वही है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। ऐबक जो नाम दिया गया है, ऐबक प्यार से पुकारता था गौरी, किसको? अपने एक दामाद को, जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमको आज डायरेक्ट, बाद में देखेंगे तराइन क्या है, कैसा है, चौहान वंश क्या है, पृथ्वीराज चौहान। आज हमको दिल्ली सल्तनत में इस 5 राजवंशों के बारे में समझना है। तो मैं आज आपको गुलाम वंश पूरा समझाऊंगा। गुलाम वंश के 2-3 नाम हैं, 2-3 यानी कि गुलाम वंश को आप देखोगे मामलुक वंश भी बोलते हैं, मामलुक वंश। और गुलाम वंश भी 3 भागों में बटा है, अगर देखा जाए तो अच्छे से कैटेगराइज करके पढ़ोगे तो ये 3 भागों में बटा है गुलाम वंश। 3 शब्दों में लिखा है ना, 3 भागों में बांटिएगा। आप देखिएगा जहाँ पे 3 शब्द आता है, ज़्यादातर मैं 3 शब्दों में लिखा है 3 भागों में बांटूंगा, ऐसे बोलता हूँ, तो समझ जाना। एक है कुतबी वंश, दूसरा है शमसी वंश, ठीक है, और तीसरा है बलबनी वंश। ये 3 वंश हैं। गुलाम वंश 3 भागों में बटेगा, कुतबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, 3 महान शासक गुलाम वंश के। क्वेश्चन बनाएगा किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इन तीनों में ये है गुलाम वंशी, लेकिन गुलाम को भी हम 3 भागों में बांट रहे हैं, एक कुतबी, दूसरा शमसी और तीसरा बलबनी। इलबरी तुर्क भी बोलते हैं इन लोग को यहाँ पास, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे इल्तुतमिश जो है दिल्ली से शासन करेगा, इल्तुतमिश आगे अभी बताऊंगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करता है। तो राजधानी आप खुद देखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर रहेगा और इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली, बलबन आगे दिल्ली, ठीक है। तो इन सब चीज़ को हम समझते हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन यहाँ समझना है आपको कि दिल्ली सल्तनत के वंश कौन कौन से हैं। तो ये सबसे लंबे समय तक इनका शासन तुगलक, सबसे कम समय तक खिलजी, सबसे अंतिम वंश लोदी, सबसे पहला वंश गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश। गुलाम वंश का अंतिम शासक, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे,
गुलाम वंश का अंतिम शासक, आप नोट डाउन करिए, आगे मैं पूरा बताऊंगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। क्वेश्चंस बहुत टाइप से बनेंगे इतिहास में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से बनता है। बहुत सारे वंश पढ़ना है आपको, तो बहुत ही धैर्य के साथ अच्छे से आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश यानी दिल्ली सल्तनत को समझना है। समझ आ रहा है? गुल खिले तो सांस लो, नहीं तो झन लो, ठीक है? मतलब गुलाम, खिलजी, लोदी, तुगलक, सैयद और मतलब तुगलक, सैयद और लोदी, ऐसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आज हम बात करेंगे गुलाम वंश पे, ठीक है? ये स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा और जितना पढ़ो उतना डीप में जाओ, आप पढ़ते जाओगे आपको इतिहास समझ आएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। गुलाम वंश में पहला शासक जो रहेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा, ठीक है? गुलाम वंश 1206 से 1290 तक है, ठीक है? 90 बोल रहे हैं, यानी 1290 है वो। तो इसमें हम लोग देखेंगे गुलाम वंश में जो पहला है, यहीं पे बांट देता हूं फिर से, कुतुबी वंश। ठीक है, छोटा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ शमसी। शमसी आज नहीं पढ़ेंगे, इल्तुतमिश। और छोटा सा विभाजन यहाँ पे हम कर देते हैं बलबनी, बलबनी वंश। इसको भी आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुतुबुद्दीन या कुतुबी और शमसी तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। कुतुबी वंश समझिए, संस्थापक नाम से स्पष्ट है, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए कुतुबी वंश मिलेगा आपको। ध्यान से सुनना है, समझना है। ये जो है मोहम्मद गौरी का दास था, गुलाम था। ऐबक इसको नाम दिया गया है, तो इसके उपाधि या नाम, मैं उपाधि लिख दे रहा हूं। तो कैसे याद रखना है आपको? उपाधि में ये बेचारा हकला था, हकला, एकदम हकलाता था। हाँ, मैं स्क्वायर लगा दिया हूं, ठीक है? हा का वर्ग कर दिया हूं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, हकला था, हकलाता था, हकलाता था। कैसे हकलाता था ये? तो क्या बोलता था? अ कु, ऐसे हकलाता था। ध्यान से समझने की जरूरत है ना इसको, यहाँ पे अदरवाइज अन्यथा कोई नहीं लेंगे, और अच्छे से इसको समझना है। ये क्या है अभी हम समझेंगे, चलो देख लेते हैं। ये उपाधि देखो, ह से क्या है? ह से इसका जो उपाधि है, ह से अकुकु इधर लिख दे रहा हूं, अकुकु करके हकलाता था। इतिहास पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा के पढ़ना है। हातिम द्वितीय, एक उपाधि क्या रहा? हातिम द्वितीय। क से इसका एक उपाधि कुरान खां, कुरान खां और लाख बख्श। ये तीन तो उपाधि हो गई, ठीक है? हातिम टू, कुरान खां, लाख बख्श, हकला था। लेकिन हाँ में स्क्वायर लगा है, देखो स्क्वायर। तो इसका दरबारी जो था, दरबारी कवि, यहां लिख रहा हूं दरबारी कवि कुतुबुद्दीन ऐबक का, हा आया तो हसन निजामी, हसन निजामी, है ना? हसन निजामी। ताज-उल मासिर नामक रचना है ना, हसन निजामी की रचना क्या है? ताज-उल मासिर। ध्यान से समझना है आपको। ताज-उल मासिर, हसन निजामी। हकला में दो ह है, हकला था भले, लेकिन इसका चेहरा चंद्रमुखी समान दिखता था। कैसा दिखता था? चंद्रमुखी, मतलब एक उपाधि इसका चंद्रमुखी। तो ये हातिम टू भी कहलाया, कुरान खां भी कहलाया, लाख बख्श भी कहलाया और चंद्रमुखी भी कहलाया। अब मतलब समझो यहाँ इन दोनों को कम से कम। कुरान खां कुरान का पाठ करता था इसलिए, लाख बख्श दयाशीलता के कारण दयालु था, लाखों में दान करता था।
चंद्रमुखी, ऐबक, ऐबक गौरी दिया है, ठीक है। तो ये आपका उपाधि ऐबक भी हो गया, हातिम टू भी हो गया, कुरान खा भी हो गया, लाख बख्श भी हो गया और चंद्रमुखी भी हो गया भाई। अकुकू कैसे याद रखना है, अकुकू, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा से निर्माण कार्य है। हम यहाँ पे देख सकते हैं या लिख लेंगे, निर्माण है ये। कु से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और कु से होगा कुतुब मीनार, ध्यान से समझिए, कुतुब मीनार का नींव डलवाया है, ना कि निर्माण, नींव डलवाया। क्या किया है, तो कुतुब मीनार का नींव डलवाया है रे भाई। तो अकुकू क्या बोलना है, अकुकू, हकला था और कैसे हकलाता था, अकुकू, हकला वाला उपाधि और अकुकू वाला निर्माण। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि कुतुब मीनार का नींव डलवाया, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन अपने नाम पे, कुतुब कुतुब दिख रहा है, तो एक ही जन का नाम बस सलमान खान तो नहीं है, कई जन सलमान खान है, वैसे एक ही जन कुतुबुद्दीन नहीं है। ये जो कुतुबुद्दीन है अपने नाम पे नहीं बनवाया, कुतुब मीनार का नींव नहीं डलवाया। एक प्रसिद्ध सूफी संत था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसका भी नाम कुतुबुद्दीन। तो याद रखना इसके गुरु थे या सूफी संत है, सूफी संत कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, याद रखिएगा, अपने नाम पे नहीं। किसके नाम पे करा रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में इन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का नींव पड़वाया, पूरा नहीं करवा पाया। क्यों, बेचारा जी ही नहीं पाया, मर गया। 1206 में दिख रहा है, 1210 तक का शासनकाल है इसका, 1206 से 1210। तो कैसे मर गया, तो पहले मरने को नहीं देखते हैं, पहले समझते हैं इसका और क्या क्या काम है। मारने में जल्दीबाजी नहीं करना है, जीने दो अभी 2-4 साल, ठीक है। चलो समझते हैं क्या क्या समझे हम। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का, अच्छा, भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा, तुर्क आक्रमण बोले तो गजनवी, लेकिन संस्थापक तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कहलाया है, साम्राज्य का संस्थापक, याद रखिएगा। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कोई पूछे आपको तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दिल्ली का पहला सुल्तान पूछे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी जो राजधानी है, हम अभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही पढ़ रहे हैं, इसकी जो राजधानी है, राजधानी ये है लाहौर, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान। तो इन्होंने अपना राजधानी किसको बनाया, लाहौर को बनाया। ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। हकला क्या है, उपाधि, और हम एक तो हसन निजामी दरबारी कवि, क्या लिखा है, ताज उल मासिर, क्या बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये भी एक क्वेश्चन है, वैसे सब आर्ट एंड कल्चर का है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ें। ये 2.5 दिन का झोपड़ा पूर्व में एक संस्कृत महाविद्यालय है, इसी को तोड़वाकर कई पुस्तकों में क्या मिलेगा, बौद्ध मंदिर। आप चेक करिएगा इसको, लेकिन जहां तक जो है आंसर ये होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि तथ्य है। तथ्य कैसे है, संस्कृत महाविद्यालय का जो निर्माण है ना, इससे पहले चौहान वंश का शासक है विग्रहराज चतुर्थ, आप चेक करिएगा। अजमेर में ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कहाँ है ये, अजमेर में है, ध्यान से समझने की जरूरत है। ये कहाँ है, तो अजमेर में है। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कराया था, उसी को कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़वा के जो है एक मस्जिद बनवाया है। झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद है। अब झोपड़ा यानी झोपड़पट्टी मत समझ लेना,
2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। कई पुस्तकों में आपको ये पहले बौद्ध मंदिर है ये भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली किसके नाम पे? तो इसके नाम पे, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। और देखो दिल्ली का सुल्तान नहीं है क्योंकि एक खलीफा से अनुमति नहीं लिया। क्यों सुल्तान नहीं है दिल्ली का? ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली सुल्तान नहीं कहलाया? इसलिए नहीं कि वो दिल्ली में शासन नहीं किया, नहीं, वो खलीफा से अनुमति नहीं लिया तो सुल्तान भी नहीं। ये खलीफा जो है धर्म गुरु है, जो बगदाद में है, बगदाद का खलीफा, बगदाद वाला क्षेत्र। तो एक खलीफा से अनुमति नहीं लिया और शासन किया, इसलिए सुल्तान की उपाधि नहीं। सल्तनत काल में जो शासक हुए हैं वो सुल्तान कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं? सुल्तान। तो ये बोला तो मैं सुल्तान नहीं हूं तो क्या हुआ? याद रखने के तरीका है, ऐसे बोला नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं। ये बोला कि मैं सुल्तान नहीं तो क्या हुआ? मैं ही मालिक मैं ही सिपाही, मैं ही मालिक और मैं ही सिपाही बोला। मतलब देखिए इसको, मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया है। मैं बहुत ही आपको अंदर तक पढ़ा रहा हूँ, एकदम डीप में आपको पूरा, ताकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन मत छूटे, क्योंकि मेंस में भी है आपका और मेंस है ये। तो आप समझिए कि ये सब चीज़ों को जानोगे तो आपका कंटेंट रहेगा। 90% चीज़ याद रख पाते हैं तो 60% लिख पाओगे, 100% मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मलिक और सिपह सलार, सुल्तान नहीं तो क्या हुआ? मैं मलिक हूँ और मैं ही सिपाही। मलिक और सिपह सलार की उपाधि ये धारण किया। मतलब आपको ये समझना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कोई कम खतरनाक शासक नहीं था। ये इतना निर्माण भी किया, इतना उपाधि भी लिया, इसके समय में दरबारी कवि भी है, और सुल्तान नहीं है तो क्या हुआ? मलिक और सिपह सलार की उपाधि भी लिया। इसके अलावा देखो, और इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में, इसकी मृत्यु को लेकर। इसकी मृत्यु कैसे हो गई रे भाई? इतनी जल्दी क्यों मर गया बेचारा? आपको समझना है 1210 में ये खिलाड़ी आदमी था, खेलता था दिन भर। क्या खेलता था? चौगान या पोलो। चौगान या पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे? तो 1210 में चौगान या पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, और एक लकड़ी निकला रहता है। ऐसे कैसे मर जाएगा? घोड़े से गिरेगा तो एक लकड़ी निकला रहता है, नुकीला, उसमें उसका पेट जाके घुस जाता है, या पेट में लकड़ी घुस जाता है, तब ये मर जाता है। तो इसका मकबरा कहाँ है पूछा गया एग्जाम में, तो मकबरा इसका कहाँ है? लाहौर में है। मकबरा कहाँ है भाई? लाहौर में है। तो यहाँ पे इसकी मृत्यु कैसे हो गई? चौगान या पोलो खेलने के दौरान। मकबरा कहाँ है इसका? लाहौर में है। और पोलो जो है भारत, चौगान या पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई है। और याद रखिएगा, ये जो पोलो है, पोलो नामक जो खेल है, भारत में तुर्कों की ही देन है। और मैं आपको यहाँ बताया हूँ, देखो भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं। वास्तविक संस्थापक क्योंकि हमको इल्तुतमिश मिलेगा, इसमें मिलेगा आगे। तो मेरे ख्याल से इतने में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाएगा। और भी बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन जिनसे क्वेश्चन आएगा आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन लगा के देखिए। ये सारे ही क्वेश्चंस हैं आगे चल के। इसी को पिरोना है एक लाइन में और लिखना भी है मेंस में आपको, और इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व भी करना है आपको। तो दरबारी कवि हसन निज़ामी, रचना ताजुल मासिर। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ पे ये भी आता है कि कुतुब मीनार का जो नींव डलवाया सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, तो केवल एक ही व्यक्ति कुतुब मीनार में काम नहीं किया है। आगे हम पढ़ते जाएंगे तो मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको एक कुतुब मीनार के बारे में समझा देता हूँ कैसा है कुतुब मीनार।
देखो ये जो कुतुब मीनार है दिल्ली में है, आपको भी पता है कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार ये दिल्ली में। सबसे पहले कौन मिला हमको इसमें काम करने वाला? ऐबक। केवल ऐबक लिख रहा हूं ना, आप समझ जाइएगा। ऐबक यानी कुतुबुद्दीन। क्या करवा पाया बेचारा? केवल नींव डलवाया था, काम चालू किया, घोड़े से गिर के मर गया। आगे कौन बनवाएगा देखो। तो इसी का दामाद था ये। दामाद के साथ गुलाम भी, इल्तुतमिश, शमसी वंश का। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, याद रखना। वो खुद गुलाम और इसका गुलाम, तो ये गुलामों का गुलाम। तो इसको जो है आगे 2-3 मंजिला कौन बनवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहुत कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक को मिस, इसलिए उसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक। और उसके बाद देखो, उसके बाद जो है आगे चल के ये वंश हमको तुगलक मिलेगा, जो आगे स्क्रीन में देखे थे हम लोग। तुगलक वंश में फिर से एक आदमी आ जाएगा काम करवाने। फिर से यानी फिरोज शाह तुगलक, वो तुगलक है। फिर यानी फिर से कुतुबुद्दीन में काम हो रहा है भाई, मतलब कुतुब मीनार में। फिरोज शाह तुगलक पूरा लिख देता हूँ क्योंकि कई ठो फिरोज मिलेगा, आप समझ नहीं पाओगे कौन कौन फिरोज है इसमें। फिरोज खान भी मिल सकता है भारतीय इतिहास में, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने भी काम करवाया, ऐसा नहीं है, तभी तो बचा है। अंग्रेज अगर काम नहीं कराते तो आप ही तोड़ाते, ठीक है। तो कहने का मतलब कुतुब मीनार में एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे काम किया। ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अंग्रेजों के द्वारा जो अधिकारी थे, इन लोग काम किए हैं। और कुतुब मीनार हमारा संरक्षित धरोहर है। आर्ट एंड कल्चर में इसके बारे में हम समझेंगे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस प्रकार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है समाप्त हो गया। अब जो है दिल्ली सल्तनत में या फिर इसके बाद गद्दी में कौन बैठेगा, असमंजस की स्थिति है। लेकिन इसके बाद इसका पुत्र बैठा, जो इसी वंश में ही हमको समझना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जिसका नाम है आराम शाह। नाम में ही आराम है तो काम में भी आराम ही होगा, ठीक है। नाम क्या है उसका? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ऐबक का जो पुत्र है, क्या नाम है? आराम शाह। वो गद्दी पे बैठा, वो राजा बना। लेकिन दिक्कत क्या हुआ समझते हैं। अंतिम शासक है ये, अंतिम शासक। चलो आराम शाह लिख देता हूं पहले। आराम शाह कुतुबी वंश का अंतिम शासक ना, गुलाम वंश का नहीं। कुतुबी वंश का क्या है? अंतिम शासक। इसको डीप में पढ़ा रहा हूं आप लोग को, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से भी दिक्कत होता है और कम पढ़ने से तो होता ही है, ठीक है। आराम शाह क्या कर रहा है? केवल आराम कर रहा है, यानी कि ये जो था अयोग्य शासक, अयोग्य। समझेंगे क्या होता है, देखो कहानी इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके पुत्रों को दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली में देखो वजीरों का, अमीरों का चलता था। वजीर फिर अमीर, अमीर वर्ग का बहुत बोलबाला था, उन लोग जो बोलते थे वही होता था। तो आराम शाह को गद्दी में बैठाया, लेकिन बाद में पाए कि ये तो कमजोर शासक है, अयोग्य शासक है, ये क्या काम करेगा, नाम ही आराम है। तो यहां पे पता चला एक व्यक्ति के बारे में जो बदायूं में रहता है। बदायूं यानी यूपी वाला क्षेत्र। बदायूं में एक सूबेदार रहता है, सूबेदार, नाम था उसका इल्तुतमिश। क्या नाम था उसका? इल्तुतमिश। दिल्ली के अमीर भी कर रहे थे इसको मिस, याद रखने का तरीका है, ठीक है। आराम शाह अंतिम शासक, अयोग्य शासक था, अमीरों ने बनाया था। अमीर को अब पता चला कि ये काम नहीं कर पाएगा दिल्ली। तो यहाँ पे पता चला एक बदायूं में जबरदस्त सूबेदार रहता है जिसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। इसको लेटर लिखे, लेटर मतलब पत्र। क्या लिखे? पत्र। पत्र में भेजे इसको बुलावा कि आप आइए, आराम शाह को हराइए, यानी कि उसे हटाओ, दिल्ली से हटाओ और आके आप शासन को संभालो। दिल्ली के अमीरों ने न्योता भेजा, किसको? जो बदायूं का सूबेदार है, या इसको इक्तेदार भी बोलते थे। इक्ता प्रथा चला है दिल्ली सल्तनत में। इक्ता, इक्ता यानी कि जो बड़ी इकाई होती थी प्रांत की, वैसी। तो वहां का इल्तुतमिश को पत्र देकर बुलावा भेजा गया, आराम शाह को दिल्ली से हटाकर यहाँ का
सुल्तान बनने के लिए। दिल्ली, लाहौर क्षेत्र सब आता था, भले राजधानी लाहौर है अभी। ये आता है और जड़ नामक एक जगह है, जड़ से हरा देता है। आराम शाह वर्सेस इल्तुतमिश, कौन जीतेगा आप बताओ? ये आराम कर रहे हैं, खरगोश है, ये कछुआ है, कछुआ जीत जाएगा। ठीक है, यानी कि समझना है, आराम शाह आराम ही कर रहे हैं, इल्तुतमिश उसको हराया, हराने के बाद ये अब दिल्ली में आया। इस प्रकार कुतुबी वंश खत्म। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, फोकटा छाप शासक है, आता ही नहीं है क्वेश्चन। इसको जान के इसको जानना है, इसको जानना है इल्तुतमिश को। अयोग्य शासक है, जड़ नामक जगह में हराया, हराने के बाद अब दिल्ली में शमसी वंश चालू। आपको पता चलना चाहिए ना भाई कि इल्तुतमिश कैसे आ रहा है, तभी तो इतिहास पढ़ने में मजा आएगा। तो आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया है, और गुलाम वंश का जो दूसरा शाखा है वो हो जाएगा आपका क्या? शमसी वंश। ठीक है, तो आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में अब थोड़ा सा। तो आप यहां पे देखोगे इल्तुतमिश ही जो है आपका दिल्ली को जो है भव्य तरीके से विकसित किया अपने समय में गुलाम वंश में, और इसी के नाम पे दिल्ली जो है दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाएगा अब। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम अब शमसी वंश। ठीक, और शासक है आपका इल्तुतमिश। हम पढ़ेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ इल्तुतमिश। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये व्यक्ति लेके बैठा हुआ है। ठीक है, आपको डायरेक्ट डीसी बना सकता है अच्छे से पढ़ोगे तो। अब देखो इल्तुतमिश के बारे में हम जानते हैं, तो ये बदायूं का सूबेदार था, इक्तेदार था। तो लिख दे रहा हूँ, ये बदायूं का शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार या इक्तेदार। और कौन है ये? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है और गुलाम है, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला गया है। गुलामों का गुलाम, ध्यान से इसको याद रखिएगा। गुलामों का गुलाम कौन कहलाया है भारतीय इतिहास में? तो इल्तुतमिश। और ये जो व्यक्ति है ये 1229 में खलीफा से अनुमति लिया, और 1210 में इसका शासनकाल चालू हो गया है। 1210, कई बुक में 1210, 1211 से 36 तक शासन किया है, 1236 तक खलीफा से अनुमति लिया। खलीफा कहाँ के? बगदाद के, अभी बताया हूं। तो ये जो है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम सुल्तान कहलाता है। ध्यान से इसको समझिएगा, जो अभी लाइन बोला हूं। दिल्ली में रहकर शासन कर रहा है, इसलिए राजधानी भी इसकी क्या हो जाएगी? आप खुद सोच सकते हैं, राजधानी अब ये दिल्ली, राजधानी क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। अब बारी बारी से इसके बारे में समझते हैं, जो एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश को ध्यान से समझने की जरूरत है। अब ये जो है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहलाया। अब साथ में इसके काम देखते हैं, क्या कार्य है। तो सबसे पहले ये जो व्यक्ति है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। क्या कराया? पूर्ण कराया। कई बुक में 3 मंजिला, कई में 4 मंजिला, 2 मंजिला ऐसे देगा। तो निर्माण कार्य को पूर्ण कराया, मैं बस ये लिख दिया निर्माण। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये जो है हम निर्माण देख रहे हैं, निर्माण कार्य देख रहे हैं। ठीक है, भारत का पहला मकबरा कौन कहलाया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा है।
ये अपने पुत्र के कब्र पे बनवाया है, याद रखना। अपने पुत्र के कब्र के ऊपर में एक मकबरा बनवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो भारत का पहला मकबरा कहलाता है। और ये जो है मोइनुद्दीन चिश्ती, आप सुने होंगे, चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज KGN, है ना। तो चिश्ती की दरगाह भी बनवाया, दरगाह का निर्माण। ये सब निर्माण कार्य है। सिक्के के लिए देखें, अगर सिक्के क्या क्या जारी किया। अच्छा, इससे पहले अपन इसमें दरबारी देख लेते हैं। दरबारी इसके समय में जो मैं बोलूंगा वो नसरुद्दीन शाह के समय में भी होगा, लेकिन क्या नाम है? मिनहाज उल सिराज। इसके समय में जो दरबारी है उसका नाम है मिनहाज उल सिराज, जो तबकात नासरी लिखा है। ठीक है, इल्तुतमिश के समय में मिनहाज उल सिराज, ये है दरबारी कवि। ये नाम लोग को याद रखना है। निर्माण ये हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन का स्वर्णिम युग बोल सकते हो इसके समय को, गुलाम वंश का। आप पाएंगे ये किसी भी व्यक्ति को टच करके जीत लेता था, टच करता था और खट से जीत लेता था। नहीं समझ आएगा अभी, ये टच करता था और जीत लेता था, टच करके जीता था। तो टंका चांदी का सिक्का था, ये सिक्के हैं। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं अभी ये सिक्के हैं। सिक्के जारी किए ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ट से क्या हो जाएगा, यही लिख दे रहा हूं, ट से टंका, और चा यानी चांदी, चांदी का सिक्का था। जीतल तांबा, तो कोड है ये, टंका टच करके जीता। ट से टंका, च से चांदी, जीता तो जी से जीतल, त से तांबा, सिक्के जारी किया। टंका थे चांदी के सिक्के और जीतल थे तांबे के सिक्के। कौन जारी किया, कौन चलाया? इल्तुतमिश। सिक्के की बात आती है तो इल्तुतमिश के बारे में एक और फैक्ट है, आपको जानना है। क्या है वो? तो ये ग्वालियर अभियान करके आया। ग्वालियर अभियान जब जीता, ग्वालियर तो जानते हैं ना, मध्य प्रदेश। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया बेगम, है ना, रजिया का नाम अंकित कराया है। और एक फैक्ट और समझ लीजिएगा यहीं पास, अच्छे से पढ़े होगे तो जानते होगे, नहीं तो फिर नहीं जानते होगे। इसी दौरान जब वो अपने जीते जी ये अभियान करके आया ग्वालियर विजय, तो सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया, जो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका है, उसका नाम अंकित कराया और घोषित भी किया था कि मेरे बाद मेरा पुत्र नहीं बनेगा शासक, ये रजिया बनेगी। पहली बार ऐसा घोषणा हुआ था जब इल्तुतमिश कौन सा अभियान करके आ गया, ग्वालियर। और यहीं से बलबन को भी लाया था। हम बलबनी वंश देखेंगे ना इसके बाद। बलबन अपने आप में बहुत खतरनाक शासक है, लेकिन पहले वो गुलाम था इसी के टाइप। तो एक गुलाम को खरीद के लाया था ग्वालियर अभियान में, तो ग्वालियर से ही बलबन को लाया है। ग्वालियर से ही किसको लाया है? बलबन। और भी बहुत सारे अभियान ये किया है, लेकिन जो ज़्यादा काम का है वो ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्वालियर विजय के दौरान अपने सिक्कों पर पुत्री का नाम बलबन को खरीद के लाया था। आगे बलबन अपनी योग्यता के बल पर शासक बनेगा और सबसे खतरनाक शासक है गुलाम वंश का, लाल महल बनवाएगा। आगे देखेंगे इसके बारे में। तो ये सारे बात तो हो गया आपके इल्तुतमिश को लेकर। अब देखो और क्या है इसमें महत्वपूर्ण, तो इसके प्रशासनिक कार्य बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भाई प्रशासनिक कार्य क्या है, आपको बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पास मैं इसको समझाता हूँ प्रशासनिक कार्य को, यहाँ पर समझिएगा सब कोई, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा ये। अब देखो मैं यहाँ लिख दिया प्रशासनिक कार्य। अली बाबा 40 चोर सुने हो? नहीं सुने हो तो देखो बता रहा हूं। पहला तुर्कान चहलगानी एक विभाग बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। 40 लोगों का दल था, 40 दल बोलते हैं। तुर्कान चहलगानी 40 मंडल भी बोल सकते हैं। अमीर तुर्क सरदारों का, दिल्ली के, जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, दमन करने के लिए
तुर्कान चहलगानी 40 लोगों का एक दल बनाया, जिससे वो उन्हीं लोगों पूरा शासन वासन को देखते थे, सुल्तान को परामर्श देते थे ये। और दूसरा न्यायप्रिय शासक है, अच्छा सुल्तान है, दूरदर्शी है, इसलिए अमीर दाद एक विभाग है, अमीर दाद विभाग। ये कठिन शब्द है लेकिन पढ़ोगे तो मजा आता है इतिहास, है ना। अमीर दाद, कोई न्याय अच्छा करेगा तो उसको दाद दोगे ना भाई। न्यायाधीश बोलो या न्याय विभाग बोलो, अमीर दाद सैन्य कार्य। तुर्कान चहलगामी 40 दल बोल सकते हैं अपन इसको, 40 दल या मंडल। वैसे अमीर दाद न्याय विभाग, ये प्रशासनिक कार्य है इसके, ठीक है। इसके बाद और क्या है मेन महत्वपूर्ण, अगर देखें इसमें तो आप देखेंगे मंगोल आक्रमण भी हुआ। मंगोल आक्रमण हुआ 1221 में। कब हुआ? 1221 में चंगेज खां, खुदा का कहर, नाम सुने होंगे, चंगेज खां। ये बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी मंगोल तरफ का। मंगोल आक्रमण 1221 में चंगेज खां जो है, आक्रमण नहीं हो पाया। देखना क्या होता है, चंगेज खां ख्वारिज्म के शासक, ख्वारिज्म के एक शासक है जिसका नाम है मांग बरनी। इसी का पीछा करते हुए पंजाब तक या दिल्ली की सीमा तक आ गया था, दिल्ली की सीमा तक आ पहुंचा था। ध्यान से समझिएगा, 1221 में चंगेज खां ख्वारिज्म के शासक मांग बरनी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंचा। और चूंकि शमसी वंश का जो शासक है, क्या नाम है, इल्तुतमिश, ये बड़ा दूरदर्शी है, भावी परिणाम समझता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को, ख्वारिज्म का शासक है मांग बरनी, मेरे शरण में आता है और ये मदद मांगेगा, अगर मदद दूंगा तो मेरे को चंगेज खां नहीं छोड़ेगा। चंगेज खां जहाँ पे भी जाता था लूटपाट मचाता था, मार देता था, कत्ल करता था। मांग बरनी का नाम ही मांग है, क्या मांगेगा, मदद मांगेगा। ये क्या बोलेगा, इल्तुतमिश माफ कर दे बोलेगा, नहीं दूंगा मदद, मना कर दिया। इल्तुतमिश क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मदद नहीं दिया। इस प्रकार चंगेज खां के आक्रमण से वो दिल्ली को सुरक्षित किया या सुरक्षा पूर्वक बचा लिया, अपने सूझबूझ का परिचय देकर। तो ये जो है आपका इल्तुतमिश के बारे में मोटी मोटी बातें थी जो आपको जानना है, और आपको इतना जान लोगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इसी से आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादातर। और 1236 में जो है इल्तुतमिश की विलासी प्रवृत्ति का एक व्यक्ति है, बीमारी रहता है, इस कारण इसका जो है मृत्यु हो जाएगा। और अब इल्तुतमिश के बाद जो है आपका शमसी वंश में इल्तुतमिश, देखो बनना चाहिए था शासक किनको, इल्तुतमिश घोषणा किया था कि मेरे मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान बनेगी, लेकिन आपसी षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र के द्वारा रकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। अब ये रकनुद्दीन है क्या या है कौन, ये समझो। तो रकनुद्दीन जो है इल्तुतमिश का बेटा है और रजिया का भाई है, और इसकी माँ का नाम है शाह तुर्कान। याद रखना नाम क्या है, शाह तुर्कान। यही जो है आपसी षड्यंत्र कर अमीरों के मदद से रकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली में या दिल्ली की गद्दी पे बैठाई। अब होता क्या है आप समझिएगा, ये अयोग्य शासक है, ये जो है अयोग्य है, इसको दिलचस्पी नहीं है किस पर, शासन करने में, इसका मन ही नहीं है शासन करने में, और आप बना दिए हो शासक। तो यहाँ पे जो है स्थिति गंभीर यानी कि अव्यवस्था, दिल्ली में क्या फैलेगा, अव्यवस्था फैल गई, विद्रोह होने लगे, ठीक है। अमीर इससे खुश होंगे क्या, अमीर भी खुश नहीं, अमीर वर्ग जो है खुश नहीं, 40 दल जो है वो भी खुश नहीं। माता शाह तुर्कान के हाथों में वास्तविक सत्ता, माता शाह तुर्कान के हाथों में क्या है,
वास्तविक सत्ता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह नाम मात्र का शासक, भले ही वो शासक बन गए षड्यंत्र के तहत, लेकिन इसके समय में अव्यवस्था विद्रोह की स्थिति, अमीर भी अब खुश नहीं जो बनाए थे इसको, इसी स्थिति परिस्थिति का फायदा उठाती है, इस अव्यवस्था विद्रोह की स्थिति का फायदा उठाती है, और वो उठाने वाली है रजिया बेगम। तो रजिया जो है सुल्तान बनेगी, तो मैं लिख दिया रजिया सुल्तान। आप इसको समझिएगा क्या है रजिया सुल्तान में, देखिएगा। अब जो है रजिया बेगम जो है इस परिस्थिति से भली भांति परिचित, और इसी मौके का वो फायदा उठाई, और अमीर या जनता, अमीरों के मध्य जाकर, अमीर बोलो या जनता के समक्ष न्याय मांगी, न्याय मांगी। अमीरों ने भी स्वीकार किया, स्थिति परिस्थिति को समझी, जनता के समक्ष जाकर रजिया ने न्याय मांगी। और यहीं पे आपको रजिया के बारे में एक फैक्ट मिलेगा। रजिया जो है क्या पहन के आई? कुबा यानी कोट होता है, कुबा यानी कोट, और कुलह यानी टोपी, चोंगा वस्त्र धारण करके आई। कौन सा वस्त्र धर के आई? चोगा यानी टोपी से संबंधित, मतलब पुरुषों के वस्त्र धारण कर वो दरबार में अमीरों के समक्ष न्याय मांगी। अमीरों ने भी क्या किया? समर्थन किया। और जो है रजिया जो है पर्दा प्रथा को त्याग दी। स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा को त्यागना उस समय बहुत बड़ी बात। मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत निम्न स्तर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता या प्रजा अपने ऊपर स्त्री को शासन करते नहीं देख पा रहे थे या नहीं देखना चाहते थे। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे रजिया जो है एक सिक्कों पर लिखवाई है उमदद उल निस्वा, मतलब होता है स्त्रियों में अनुकरणीय। उमदद उल निस्वा जो है सिक्कों पर ये लिखवाई, पर्दा प्रथा को त्यागी और स्त्रियों में अनुकरणीय जो है रजिया सुल्तान, ये जो है बेगम, दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। ठीक है, पहली महिला सुल्तान, ध्यान से इसको समझना। मुस्लिम बोलो चाहे ऐसे भी, पहली महिला सुल्तान जो बनी है वो रजिया बनी है। क्लियर है? अब आगे देखो रजिया के समय में और क्या क्या कैसा स्थिति हुआ। तो रजिया के प्रेमी का नाम था, प्रेमी याकूत नाम था। याकूत से वो विवाह करना चाहती थी, लेकिन इसका जो विवाह है भटिंडा के जमींदार या इख्तेदार बोल दो, भटिंडा पंजाब वाला क्षेत्र है, अल्तुनिया से करा दिया जाता है, अल्तुनिया। ठीक है, लेकिन ये जो याकूत है इसको अपने दरबार में ऊंचे पद पे रखी, याद रखिएगा कौन? रजिया बेगम, रजिया सुल्तान। अल्तुनिया से विवाह होने के बाद वो अपना शासन चलाने लगी और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना शासन चला रही थी। एक सारे गुण थे उसके में, एक जो सुल्तान में होने चाहिए। बढ़ता वर्चस्व रजिया सुल्तान का, और कुछ नीतियाँ किनको समझ नहीं आ रहा है? अमीरों को। अमीर अपना वर्चस्व कम होते देख, अब यहाँ पे क्या होगा? अमीरों का वर्चस्व कम होते देख रजिया को षड्यंत्र के तहत मरवाया जाएगा। तो देखो रजिया को कैसे मरवाया गया है, इसको समझते हैं अपन। अमीरों का षड्यंत्र क्या है, कैसा है? तो आप पाएंगे कैथल नाम का एक जगह है, भटिंडा से वापस लौटते समय कैथल के समीप
हिंदू डाकुओं द्वारा इन दोनों कोई का हत्या कर दी गई। दोनों कोई मतलब अल्तुनिया और रजिया दोनों। बोलते हैं कि मुइजुद्दीन बहराम शाह मरवाया है। मुइजुद्दीन बहराम शाह ये कौन है? तो आगे शासक है इसमें रजिया के बाद। इसके षड्यंत्र के तहत जो हिंदू डाकू लोग हैं रास्ते में कैथल नामक जगह में आक्रमण कर हमला कर रजिया और रजिया के जो पति है अल्तुनिया उसको, ये कैथल जो है भटिंडा के रास्ते में है, वहीं पे इनको मार दिया गया। और इस प्रकार रजिया सुल्तान 1236 से 1240 कब तक रही है? 4 साल का शासन। 1236 से 1240, तो हत्या कब हुआ है? 1240 में। ध्यान रखिएगा। कुछ कथन है रजिया को लेकर 2 कथन है। एक मिनहाज का है और एक एल्फिस्टन है। मिनहाज कौन? मिनहाज उल सिराज। मिनहाज क्या बोलता है इसमें? मिनहाज नामक जो साहित्यकार है वो बोलता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया। 2 इतिहासकार का कथन है, मिनहाज और एल्फिंस्टन। ये भाग्य वाला बोलता है, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया। एल्फिंस्टन बोलता है यदि रजिया स्त्री ना होती। समझते हैं, देखो दोनों क्या है, लिखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कथन से कम क्वेश्चन आता है, लेकिन जानना है, इंटरेस्टिंग पढ़ना है आपको। तो मिनहाज क्या बोलता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण, उसके मतलब रजिया के, उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। मतलब उसमें सारे गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। तो मतलब उसका पुरुष ना होना उसका क्या था? पतन का कारण, रजिया का एक कारण ये, मतलब ये बताता है मिनहाज उल सिराज। क्या बोला कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, नहीं तो उसके सभी गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे, पहला। दूसरा एल्फिंस्टन का एक कथन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यदि रजिया स्त्री ना होती, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि स्त्री होना ही पतन का कारण है। यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के सबसे महान शासकों में लिया जाता। रजिया के बारे में एल्फिंस्टन बोलता है। मतलब इस लाइन से ये पता चल रहा है कि इसका स्त्री होना ही रजिया का क्या है? पतन का कारण है, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो इस प्रकार जो है रजिया सुल्तान का जो 4 साल का शासनकाल है, इसकी हत्या के बाद खत्म हो जाता है। और 2 कथन आपको जानना है। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? अब इसके बाद महत्वपूर्ण नहीं है आपका, लेकिन रजिया और इल्तुतमिश बहुत बढ़िया से आपको पढ़ना होगा। इसके बाद जो शासक आए हैं शमसी वंश में, वही मुइजुद्दीन बहराम शाह आया, अलाउद्दीन मसूद शाह आया और नसरुद्दीन महमूद आया। नाम बस सुनना है, खाली हो सकता है कूट वगैरह में जमाने के लिए आ जाए क्वेश्चन। क्या काम है वो क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप नाम देख लो। हमको देखो क्या क्या हम पढ़े हैं शमसी वंश में। इल्तुतमिश जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद कौन बनना था? रजिया को, लेकिन बनी नहीं, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह। फिर कौन? फिर आई है रजिया सुल्तान। ठीक, फिर कौन? तो अब जो आ रहा है, नहीं ये रकनुद्दीन है, मुइजुद्दीन नहीं, रकनुद्दीन फिरोज शाह। रकनुद्दीन फिरोज शाह। यहाँ पे मुइजुद्दीन बहराम शाह बोलते हैं, यही षड्यंत्र करवा के रजिया को मरवाया है हिंदू डाकुओं से। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो अलाउद्दीन मसूद शाह। ये क्रम को बस याद रख लेना आप लोग। अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन इसके समय में 40 तुर्क सरदारों में था। ठीक है, और लास्ट है नसरुद्दीन महमूद, ये अंतिम शासक है।
नसरुद्दीन महमूद। बलबन को ये एक उपाधि दिया है उलुग खां। तो एक क्रम है, ऐसे आपका शमसी वंश का है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा है? इल्तुतमिश, रजिया बेगम और अंतिम आला नसरुद्दीन महमूद, क्योंकि इसमें आपका तबकात नासरी नामक रचना हमको मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं डायरेक्ट नसरुद्दीन महमूद को। अंतिम है, शमसी वंश में जो अंतिम शासक हैं नसरुद्दीन महमूद। बलबन को एक उपाधि दिया है उलुग खां। उलुग खां की उपाधि से नवाजा है। बलबन के बारे में क्वेश्चन आता है कि बलबन शासक बनने से पहले कौन से पद पर था। बलबन में देखेंगे इसके समय में मिनहाज उल सिराज ने एक कृति या रचना है, इसका नाम है तबकात नासरी। तबकात ये नासरी, नासरी यानी नसरुद्दीन पकड़ने का तरीका देखो, नसरुद्दीन और नासरी याद नहीं होता है बोलते हैं कई लोग, तो नसरुद्दीन से नासरी, तबकात नासरी मिनहाज उल सिराज। बलबन को ये उलुग खां की उपाधि दिया है और शमसी वंश का क्या है, ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक, और इसके बाद जो है बलबन आ जाएगा। तो शमसी वंश आपको समझ आया, इल्तुतमिश, रकनुद्दीन, रजिया, मुइजुद्दीन, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन, नाम लगभग सेम सेम रहता है। रजिया छोड़ोगे तो उद्दीन उद्दीन सब में लगे है, रकनुद्दीन, मुइजुद्दीन, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन, है ना। तो आपको समझना है। अब बलबनी वंश देखते हैं, अंतिम है, फिर गुलाम वंश पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन लगाएंगे बस इसका, बाकी और कुछ नहीं करना है। बलबनी वंश यानी बलबन, मैं इसको रेड कलर में लिखूंगा। कौन सा कलर में? रेड। कारण है इसका, लाल कलर में लिखने का कारण है इसका बलबन। देखो बलबन पूरा लाल है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इसको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बलबन लाल है। तो लाल कैसे है? तो इसमें दो तीन चीज़ समझो पहले, दिख नहीं रहा होगा तो फिर काला कलर में लिख दूंगा आप लोग के लिए, लेकिन लाल है। बलबन क्या है? लाल है। तो लौह, लौह देखो, लौह, चलो इसको ब्लैक में ही करता हूं। लौह एवं रक्त कैसा है? लाल दिखता है। लाल महल, ये क्या बनवाया है? लाल महल, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति, लाल महल। और इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बहाउद्दीन बलबन। देखो इसका नाम देखो, गयासुद्दीन बहाउद्दीन बलबन। वाह रे, बहाउद्दीन बलबन, इतना लंबा नाम, गयासुद्दीन बहाउद्दीन बलबन। बलबन लाल है, कैसा है? तो लाल है। लाल है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लौह एवं रक्त की नीति और लाल महल का निर्माण कराया। पूरा नाम गयासुद्दीन बहाउद्दीन बलबन नाम था। उपाधि देखिए इसकी, बलबन की उपाधि देखिएगा, क्या क्या उपाधि लिया। एक उलुग खां, अभी हमको पता चला क्या उपाधि लिया है? उलुग खां। और एक उपाधि लिया है जिल्ले इलाही, यहां लिख देता हूं, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मतलब होता है ईश्वर की छाया, ईश्वर की प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। उलुग खां, जिल्ले इलाही, है ना, ये जो है उपाधि ये लिया। बलबन जो है, बलबन शासक बनने से पहले नाइब के पद पर था। दिल्ली सल्तनत का एक पद है नाइब। शासक बनने से पहले कौन से पद पर था बलबन? नाइब के पद पर था। इसके अलावा जो बलबन है
बलबन में पर और हम फैक्ट देखें तो सिजदा और पैबोस ये जो है प्रथा प्रारंभ कराया है। सिजदा और पैबोस, सिजदा का मतलब क्या होता है और पैबोस का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सिजदा मतलब होता है, देखो बलबन जो है अपने आप को क्या मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब ईश्वर का छाया, खुद उपाधि लिया। क्या उपाधि लिया? जिल्ले इलाही। और एक उपाधि क्या है? उलुग खां की उपाधि। तो जिस प्रकार आप भगवान के सामने या मस्जिद में जाते हैं तो सिजदा पैबोस करते हो ना, सुल्तान के सामने भी वैसे करना है। सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर या घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर ये क्या बोला कि कोई भी मेरे सामने आएगा तो घुटने पर बैठेगा और सिर को झुकाएगा, सिजदा करेगा। ठीक है। और पैबोस, पैरों को चूमना। पैबोस यानी क्या होता है? पैरों को चूमना। नाम से समझ आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल सिजदा और पैबोस क्या बन रहे हैं? तो सुल्तान के सामने सिर मतलब पैर पर घुटने पर बैठकर उनके पैरों को चूमना, ये जो है चालू कराया। अब देखते हैं लौह एवं रक्त की नीति क्या है। साथ में एक सिद्धांत दिया है राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत भी दिया। दैवी सिद्धांत बोलते हैं इसको, दैवीय राजत्व का सिद्धांत दिया और दैवी सिद्धांत। तो लौह एवं रक्त की नीति एकदम कठोर दंड से संबंधित, कठोर दंड मतलब कोई भी व्यक्ति को, ये देखो अपने दुश्मनों का, अपने विरोधियों का, प्रतिद्वंदियों का बलबन जो है बहुत ही दमनात्मक तरीके से, बहुत ही क्रूरता से जो है वो उसका दमन किया है। और नीति लौह एवं रक्त की नीति नाम से उग्र समझ आ रहा है, कठोर दंड, और उसके पूरे वंश को बंदी बना लिया जाता था, बना लेना, किसी को भी नहीं छोड़ता था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। राजत्व का सिद्धांत बोला कि जो राजा हो हमेशा उच्च कुल का हो। और खुद ये गुलाम था, बलबन क्या था? गुलाम था। इसको मंगोल लोग पकड़ के बेच दिए थे। मंगोल लोग इसको पकड़ कर क्या कर दिए थे? बेच दिए थे। बचपन में बलबन को पकड़ लिया गया था मंगोलों के द्वारा और उसको बेच दिया गया था, जिसको इल्तुतमिश लाया था ग्वालियर अभियान के समय। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं जाते हैं अंदर, लेकिन इतिहास को समझना है तो पूरा तह तक जाना पड़ेगा आपको। सिद्धांत दैवी सिद्धांत यानी राजा कैसा हो? उच्च कुल का हो। कथन है इसका, कथन लिखूंगा नहीं, नोट करूंगा नहीं आपको, आप जान लो क्या कथन है। तो ये बोलता था हमेशा बलबन कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति की तरफ देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप तलवार की तरफ चले जाता है। क्या बोलता था? कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप किधर चल देता है? तलवार की ओर जाता है। मतलब इतना वो बोलता था कि राजा जो हो उच्च कुल का होना चाहिए। यही राजत्व का सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति नहीं, राजा के वंश में ही वंशानुगत होना चाहिए। तो ये वंशानुगत मतलब राजा जो है राजकुल का होना चाहिए, ये बोला। और निर्माण है भाई, ये निर्माण है, लाल महल बनवाया है। ध्यान से समझना है इसको, बलबन बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी मैं बात बता रहा हूँ क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। लाल महल बनवाया, पूरा नाम गयासुद्दीन बहाउद्दीन बलबन है ना। शासक बनने से पहले नाइब के पद पर था। अब यहाँ पे प्रशासनिक कार्य देखते हैं इसके, प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासन के लिए क्या किया? तो जैसे इल्तुतमिश अमीर दाद विभाग बनाया, चालीसा दल का गठन किया है। बोला कोई अमीर अमीर लोग नहीं चलेगा, चालीसा दल को समाप्त कर दिया। तुर्कान ये चिहालगानी समाप्त, बंद कर दिया उसको। ठीक है, बनाया कौन? इल्तुतमिश। हटाया कौन? बलबन। इसके अलावा देखो और क्या किया है। तो एक विभाग बनाया है अमीर ए अर्ज, या इसको दीवान ए अर्ज भी बोल सकते हैं। अमीर ए अर्ज बोलो या दीवान ए अर्ज, बहुत महत्वपूर्ण है।
ये सैन्य विभाग है, वो न्याय विभाग था, न्यायाधीश वाला, ये सैन्य विभाग बनाया। एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये दो तो कम से कम याद रखना, निर्माण में लाल महल, तुर्कान चहलगामी समाप्त, अमीर अर्ज, सैन्य विभाग, सिजदा और पैबोस चालू किया है, इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं अपन। इसके अलावा पारसियों का त्यौहार है नवरोज, बहुत धूमधाम से मनाया, चालू करवाया। नवरोज क्या है? पारसियों का त्यौहार। बहुत धूमधाम से नवरोज को मनाता था और अपने महल को पारसी परंपरा के अनुसार सजवाता था हमेशा बलबन। तो ये पारसियों का त्यौहार और सिजदा और पैबोस भी ये चालू करवाया है। तो इसके प्रशासनिक कार्य हो गए, ठीक है। तुर्कान चहलगामी को समाप्त, अमीर अर्ज, सैन्य विभाग, नवरोज, पारसियों का त्यौहार। बलबन जो है, बलबन की मृत्यु कैसे होती है ये भी जान लीजिए अब इसके बाद। ये सबसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, आपको ध्यान से इसको समझना है। बलबन मृत्यु देखेंगे इसके तो 80 वर्ष की आयु में, कितने साल का रहता है? एकदम बूढ़ा हो जाता है 80 वर्ष की आयु में। बूढ़ा हुआ इसलिए नहीं मरा, इसका खुद एक पुत्र मर जाता है, उसके शोक में मर जाता है। इसका एक खुद पुत्र रहता है जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद। इसकी मृत्यु के शोक में इसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के शोक में। तो मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में, इसका एक पुत्र है, प्रिय पुत्र शहजादा मोहम्मद के मृत्यु के शोक में इसकी जो है उसके शोक में मृत्यु हो जाती है। और बलबन जो है इस प्रकार अपने नीतियों के लिए जाना गया, कठोर दंड देता था और एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है बलबन, ठीक है। तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्लियर है। चलो इसमें अब एक ही शासक है, अंतिम शासक, फिर गुलाम वंश आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अंतिम शासक आप देखेंगे इसमें गुलाम वंश में, तो रहने को तो क्यूमर्स हैं, क्यूमर्स। लेकिन क्यूमर्स किसका पुत्र है ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्यूमर्स नाम मात्र का है अंतिम जानने के लिए, और उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो फिरोज खिलजी के नाम से अभी है, वो 1 महीने के लिए नाम मात्र बनाता है, फिर हटा के गद्दी में खुद बैठ जाता है, ठीक है। अब देखो बलबन के बाद जो है गुलाम वंश में कैकुबाद आता है, कैकुबाद। अब इसको ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पूरा एकदम डीप में नहीं पढ़ना है। इस एक निर्माण करवाया है एक चीज़, एक महल है, उस महल का नाम है किला खोरी का महल। कौन सा महल? किला खोरी महल, जिसको हरा महल भी बोलते हैं, हरा महल। इसी में आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक करेगा, ठीक है। और इसकी जो है, इसी को एक बड़े पद पे जो रहता है इसके सेना में या दरबार में, फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। मरवा कर या मार कर यमुना नदी में फेंकवा देता है, मरवा कर यमुना नदी में फेंकवा देता है। फिर उसके बाद इसी कैकुबाद का बेटा है, पुत्र है, जिसका नाम है क्यूमर्स। यही अंतिम शासक है पूरे गुलाम वंश का, ठीक है। अंतिम शासक, ध्यान से इसको समझिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? तो क्यूमर्स। नाम मात्र के लिए इसको गद्दी में बैठाता है, फिर इसको पद से हटाकर ये जो फिरोज खिलजी है जलालुद्दीन की उपाधि लेगा, ये जलालुद्दीन की उपाधि लेगा और खिलजी वंश की स्थापना होगी। मतलब इसके बाद हमारा खिलजी वंश है, जिसमें अलाउद्दीन पढ़ना है मेन हमको। जलालुद्दीन इसलिए जानना है क्योंकि ये संस्थापक है जो कैकुबाद को मरवा कर यमुना नदी में फेंकवाता है, उसके पुत्र क्यूमर्स को बैठाता है, 1 महीने के लिए रहता है शासक, फिर इसको हटाकर खुद एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है आपका, क्या नाम है? खिलजी वंश, और इसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये इसमें अपना अभिषेक कराएगा हरा में, अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन करवाता है हरा महल में, और अलाउद्दीन तो लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार गुलाम वंश जो है पूरा ख़त्म हो गया। अगर कोई भी डाउट हो इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या आप पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और इसके साथ ही एक सूचना ये है कि हमारे कल्पवृक्ष में अभी पीएससी प्री, मेंस और व्यापम की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ में एससीएफ फर्स्ट और सेकंड पेपर का भी क्लासेस चल रही है और उसके लिए मेगा टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं यानी आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे ये जो कोर्स है तो उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।